अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और ये 12th क्लास की बायोलॉजी है जो कि फेडरल बोर्ड की बुक है। फर्स्ट ईयर की मैं ऑलरेडी स्टार्ट करवा चुका हूँ, तो ये सेकेंड ईयर की है। अच्छा, इसका जो पहला चैप्टर है वो बेसिकली चैप्टर नंबर 14 है, बिकॉज वो सीक्वेंस के अंदर चल रहे हैं। फर्स्ट ईयर के 13 चैप्टर और फिर यहाँ से ये चैप्टर नंबर 14 है, बट दिस इज़ एक्चुअली द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फेडरल बायोलॉजी एंड दिस इज़ रेस्पिरेशन। अच्छा, ये चैप्टर अगर आप उसमें देखेंगे सिंध बोर्ड की बुक के अंदर देखेंगे तो ये रेस्पिरेशन वाला जो टॉपिक है, रेस्पिरेशन वाला जो चैप्टर है वो है फर्स्ट ईयर के अंदर, लेकिन यहाँ पर ये सेकेंड ईयर के अंदर दिया हुआ है। तो ये हैं कुछ गोल्स या जो वो हैं क्या कहते हैं इसे, जो एम्स है आपके इस चैप्टर को स्टडी करने से पहले, जो आउटलाइंस हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जो कि आप इसके अंदर पढ़ेंगे और एट द एंड ऑफ द लेक्चर ये चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेस। पहले थोड़ी सी बात कर लें रेस्पिरेशन की डेफिनेशन की। मैं पहले भी समझा चुका हूँ, मैं चैप्टर नंबर 13 जो है ना वो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा वहाँ पर। यहाँ पर मैं ओवरव्यू करूँगा, देखूँगा जो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं उनके ऊपर थोड़ी सी बात होगी, बट खैर वो मैंने अभी पूरा पढ़ाया नहीं है तो शायद मैं डिटेल में ही पढ़ा दूँ ना। रेस्पिरेशन जो है इसके बारे में मैंने बताया था कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर ब्रेक डाउन होता है फूड का और उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। अच्छा, इस रेस्पिरेशन को स्पेसिफिकली सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहता है। सेलुलर रेस्पिरेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वो काम है जो सेल के लेवल के ऊपर होता है। अच्छा, एक और चीज़ है जिसे रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन जो है की जो टर्म है वो एक और प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होती है। वो प्रोसेस है जिसमें गैस एक्सचेंज होता है। गैस एक्सचेंज का मतलब ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर आना, कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से बाहर जाना। तो इस गैस एक्सचेंज को भी रेस्पिरेशन का नाम दे देते हैं, बट इसके लिए दूसरी टर्म्स भी इस्तेमाल होती हैं, जिसे हम वेंटिलेशन भी कहते हैं, जिसको हम ब्रीदिंग भी कहते हैं, जिसको हम गैस एक्सचेंज, सिंपल गैस एक्सचेंज का नाम भी देते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इसे डिवाइड किया है दो डिफरेंट टर्म्स के अंदर। एक को इन्होंने कहा इंटरनल रेस्पिरेशन और एक को इन्होंने कहा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है कि जो ऑर्गेनिज्म के लेवल के ऊपर हो रहा है। ऑर्गेनिज्म के लेवल का मतलब ये है कि जो गैस एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जा रही है, इसको इन्होंने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का नाम दिया। इसको आप ब्रीदिंग भी कह सकते हैं, इसको आप वेंटिलेशन भी कह सकते हैं, या इसको आप खाली गैस एक्सचेंज भी कह सकते हैं। और इंटरनल रेस्पिरेशन वो है जो कि सेल के लेवल के ऊपर हो रही है, जिसके अंदर बेसिकली होता यह है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, यानी जो ग्लूकोज है उसे तोड़ा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर, और इससे एनर्जी रिलीज होती है और इस एनर्जी को स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ATP, जो काम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी है, और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन भी हो सकती है। तो दो तरह की रेस्पिरेशन हो गई, एक बड़े लेवल के ऊपर हो रही है जिसमें गैस एक्सचेंज होता है, जो सांस अंदर और सांस बाहर आ रही है, या जिसे वेंटिलेशन या ब्रीदिंग भी कहते हैं, और दूसरा वो है जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन है, जिसमें ब्रेक डाउन हो रहा है फूड का ना। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज इंटरनल रेस्पिरेशन के लिए आपको सेल के लेवल के ऊपर जाना पड़ेगा। वो आप बायो एनर्जेटिक्स जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर आप जो क्रेब्स साइकिल पढ़ते हैं या जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ते हैं, वहाँ पर आप ये बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो हम बड़े लेवल के ऊपर कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म के लेवल के ऊपर कर रहे हैं। तो बेसिकली हम गैस एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। तो गैस एक्सचेंज किसी ना किसी सरफेस के थ्रू होगा। उस सरफेस को हम रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं, यानी कोई ना कोई सरफेस होगी जिसके थ्रू ऑक्सीजन जो है ना वो क्रॉस करके जाएगी एक तरफ से दूसरी तरफ, और जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड क्रॉस करके आएगी दूसरी तरफ से इस तरफ। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी सरफेस जो है उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ ना कुछ एबिलिटीज़ होनी चाहिए उसमें, कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसके अंदर, जिसकी वजह से वो अलाउ करेगा कि ये गैस एक्सचेंज हो सके, यानी ये जो गैसेस हैं ये क्रॉस कर सकें। तो ये रेस्पिरेटरी सरफेस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, सबसे पहले ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ चैप्टर नंबर 13 में सिंध बोर्ड में। तो सबसे पहली चीज़, उसे मॉइस्ट होना चाहिए, और दूसरा परमिएबल होना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर ये ऐसी चीज़ है जो कि बैरियर है, जो कि ऑक्सीजन को गुजरने की इजाज़त देता ही नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड को गुजरने की इजाज़त देता नहीं है, तो फिर तो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड गुजर ही नहीं सकती ना। तो परमिएबल होना चाहिए, यानी इसके थ्रू ये मॉलिक्यूल गुजर सकें, और दूसरा मॉइस्ट होना चाहिए, क्योंकि मॉइस्ट सरफेसेस के थ्रू बहुत आसानी से जो है वो गैस एक्सचेंज हो जाता है। सेकेंड, इट मस्ट बी थिन। अगर ये बहुत ज़्यादा थिक लेयर होगी, बहुत ज़्यादा थिक मेम्ब्रेन होगी, तो इसके ज़रिए गैस गुजरेगी तो, बट बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी से गुजरेगी। क्यों? क्योंकि गैसेस जो हैं उनकी जो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती है, यानी जो डिस्टेंस क्रॉस करने की एबिलिटी होती है, वो डिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, यानी जितनी ज़्यादा थिकनेस बढ़ती जाएगी, उतना ज़्यादा उनको डिफ़िकल्टी होगी। तो ये जो सरफेस है इसे थिन होना चाहिए, क्योंकि डिफ्यूजन जो है वो एफिशिएंट होता है ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर और लेस। तो अगर इसकी प्रॉपर्टी 1 मिलीमीटर या लेस होगी तो डिफ्यूजन हो सकेगा। अगर ये थिकनेस बढ़ती जाएगी तो डिफ्यूजन हैम्पर होगा, डिफ्यूजन रुकेगा। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इट शुड possess a large surface area so that sufficient amount of gases can be exchanged।
अच्छा, अब सपोज कर लें कि एक हमारे पास सरफेस है ये जिसके थ्रू गैस एक्सचेंज हो रहा है, और एक सरफेस है ये जिसके थ्रू गैस एक्सचेंज हो रहा है। तो इनमें से कौन सी सरफेस का एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा है? तो इसका एरिया ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा गैस एक्सचेंज हो सकेगा। अब अगर एक ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उसकी डिमांड भी उतनी होगी ऑक्सीजन की। फॉर एग्जांपल अगर मैं हमारी बात करूँ, इंसानों की बात करूँ, तो हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रोसेस है जिनके लिए ATP चाहिए होती है, जिनके लिए एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड ऑक्सीजन। तो हमारा जो सरफेस एरिया है जहाँ से गैस एक्सचेंज हो रहा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत छोटा सा सरफेस एरिया होगा तो बहुत कम ऑक्सीजन हम हासिल कर सकेंगे और हमारी डिमांड पूरी नहीं हो सकेगी। तो हमारे जो लंग्स हैं उनके अंदर जो एल्वियोलाई हैं, अगर तमाम एल्वियोलाई को मिला दिया जाए तो वो एक फुटबॉल फील्ड के बराबर बनता है एरिया। तो इट्स अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया दैट इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि ऑर्गेनिज्म की जो नीड है उसे पूरा करना है। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है कि इट शुड पजेस अ गुड ब्लड सप्लाई। जाहिर सी बात है, अगर ये ऑक्सीजन है, ये अगर क्रॉस करके आ रही है तो कहाँ आएगी? ये ब्लड के अंदर आएगी, ताकि ब्लड उसे लेकर चला जाए बॉडी के अंदर। तो जिस भी सरफेस के अक्रॉस गैस एक्सचेंज हो रहा है वहाँ पर ब्लड बहुत ज़्यादा होना चाहिए, वहाँ पर ब्लड सप्लाई ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि फ़ौरन जो गैसेज आ रही हैं उन्हें लेकर जाया जा सके। अगर ये गैसेज यहाँ जमा होती जाएंगी तो डिफ्यूजन का जो ग्रेडियंट है वो मुतासिर होगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ 100 मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे 50 मॉलिक्यूल्स हैं। अगर यहाँ से 25 मॉलिक्यूल मूव करके आ जाए तो दोनों तरफ 75 हो जाएंगे। अगर यहाँ पर ब्लड सप्लाई बहुत हल्की है तो ये 75 मॉलिक्यूल यहाँ पड़े रहेंगे, इनको लेकर नहीं जा सकेगा ब्लड, तो डिफ्यूजन का ग्रेडियंट मुतासिर होगा। अगर ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो ये जल्दी मॉलिक्यूल चले जाएंगे, तो यहाँ पर 20 रह जाएंगे। जो जितना कम यहाँ पर रहेंगे उतना ज़्यादा डिफ्यूजन का ग्रेडियंट होगा और उतना तेज़ी से जो है वो डिफ्यूजन हो सकता है। तो ब्लड सप्लाई अच्छी होनी चाहिए। एंड देन देयर शुड बी अ गुड वेंटिलेशन मैकेनिज्म टू मेंटेन अ स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट। ये वही बात हो गई कि जो गैस है, हमारे पास जो दोनों तरफ का जो ग्रेडियंट है, जो गैस की कॉन्सेंट्रेशन है, उसके अंदर जो है वो डिफरेंस होना चाहिए। अब वो डिफरेंस कैसे हो सकेगा? ये वाला सीन तो मैंने आपको बता दिया कि ऑक्सीजन जो है वो अंदर आ रही है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मैं बात करूँ, देखें मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास ब्लड वेसल है जिसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, और ये हमारे पास रेस्पिरेटरी सरफेस है, और ये हमारे पास एयर है। तो एयर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने अंदर आना है। तो जितनी ब्लड सप्लाई अच्छी होगी उतना तेज़ी से ये ऑक्सीजन यहाँ से क्लियर होगी, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर आ सकती है। तो ये तो हो गया पॉइंट नंबर 4। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड ने क्रॉस करके आना है लंग्स के अंदर। अब लंग्स में जितनी अच्छी वेंटिलेशन होगी, यानी जितना ज़्यादा एयर बाहर जाएगी उतना ज़्यादा यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्लियर होगी, और जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से क्लियर होगी उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से क्रॉस करके आ सकेगी। तो जितनी अच्छी वेंटिलेशन होगी उतना ज़्यादा गैस का जो डिफ्यूजन है वो हो सकेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि रेस्पिरेटरी सरफेस के अंदर होनी चाहिए, जब भी वो एक बेटर रेस्पिरेटरी सरफेस या वो क्वालिफाई करती है टू बी अ रेस्पिरेटरी सरफेस। ठीक है, दैट्स इट फॉर दी फर्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन की।